हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडिटॉप में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 41। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है पहले से कि हमारी रेगुलर क्लासेस डीएलएड सेमेस्टर 2 की राजन सीरीज़ बिल्कुल न्यू राजन सीरीज़, ठीक है, एक इजी और शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ समझाई जा रही है, रेगुलर क्लासेस आपकी की जा रही हैं। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे आप नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो कुछ बच्चों को पहले से पता ही है, जिनको नहीं पता है बता देती हूँ मैं। 40 तक के क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। पेपर 1 है ये आपका, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं। बहुत जल्दी ही हमारा सिलेबस कवर कराने की पूरी कोशिश है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है 41, वो ये है कि वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत और विशेषताएं आपको संक्षेप में बताना है। तो देखिए, वैदिक काल में क्या होता था? एक तो सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। दूसरा, वैदिक कालीन शिक्षा का जो स्वरूप था वो पूरे तरीके से व्यक्तिक था। ठीक है, व्यक्तिक था और व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाता था। और शिक्षक जो थी पुस्तकीय ना होकर, बुकिश ना होकर व्यवहारिक थी, बिहेवियरल थी। आवासीय व्यवस्था भी थी, रहने की व्यवस्था गुरुकुल्स में हुआ करती थी। और वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो राज्य के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थी। राज्य का कोई भी नियंत्रण इस पर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम के विषय बताइए। अब देखिए, गुरुकुल प्रणाली जो थी वो वैदिक समय में प्रचलित थी, पर शिक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक और व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी। इसलिए पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा व्यापक था। बालकों को वेद, उपनिषद, पुराण, नीतिशास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, पशुपालन, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी था। और जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत लैंग्वेज में दी जाती थी। ठीक है, कभी कभार पूछा जाता है कि वैदिक काल में जो है शिक्षा का माध्यम क्या था, तो आप बता देंगे कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। और बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम हुआ करता था वो था आपका पाली भाषा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है दर्शन एवं अध्यापक, फिर है जीवन दर्शन, सामाजिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, तकनीकी उन्नति और प्राकृतिक दशाएं। ये सभी जो हैं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अनौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। अब देखिए, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल से हटकर जो शिक्षा दी जाती है वही होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो किसी भी मानव में जो भी योग्यता और क्षमताएं पाई जाती हैं उनमें से कुछ जन्मजात होती हैं और कुछ उसमें से भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। ये जन्मजात क्षमताएं बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती हैं। वर्तमान में बहुत सी ऐसी संस्थाएं चलाई जा रही हैं जहां पर बालकों को कार्य करने का स्वतंत्र वातावरण प्राप्त होता है। संस्थाएं उनके व्यवहार को परिमार्जित करके उसे आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। औपचारिक शिक्षा के जो नियम हैं वो लचीले रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। इसमें किसी भी तरह का आपका बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको फ़िक्स टाइम पर स्कूल में आना है और आपका ये जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक फ़िक्स टाइम पर फ़िक्स पीरियड में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम, संगठन व्यवस्था का अभाव रहता है और विद्यालय वातावरण से मुक्त शिक्षा व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा। अभी मैंने आपको बताया ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इसको आप खुद पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के औपचारिक साधनों से आप क्या समझते हैं। आप देखिए, फॉर्मल एजुकेशन के साधन पूछे हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? जो स्कूल में आपको दी जाती है। तो जो निश्चित समय पर उद्देश्यों को अनुसार शिक्षा दी जाती है वही क्या होती है? औपचारिक।
इसके साधनों के अंतर्गत वो संस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा किसी पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के औपचारिक साधनों का संपूर्ण वातावरण नियंत्रित होता है। इनके कार्य करने का स्थान और समय भी निश्चित होता है। इनकी देखभाल प्रशिक्षित व्यक्ति करते हैं। जो प्रशिक्षित हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, वही जो है औपचारिक शिक्षा देते हैं, जैसे कि विद्यालय। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 47, मानवीय मूल्यों की आवश्यकता क्यों है? संक्षेप में अपने विचार लिखिए। अब देखिए, आधुनिक समाज जो है हमारा, उसमें मानवीय मूल्यों की आवश्यकता दिन प्रतिदिन अनुभव की जाती है। भारत में गांव हो या शहर, प्रत्येक स्थान पर मूल्य की समस्या बनी हुई है। ठीक है, मूल्य हमारे क्या होते हैं? वैल्यूज़, जैसे कि समर्पण, त्याग, बलिदान, इस तरह की जो आदतें हैं वही क्या है, आदतें नहीं, इस तरह के जो आपके संस्कार हैं या कह दो आपके व्यवहार में जो डेवलप चीज़ें हैं, वही क्या है, हमारे मानवीय मूल्य। तो जो आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर केंद्रित कर रहा है स्वयं को, है ना। आपने देखा भी होगा कि जो मनुष्य है अपने आप को पूरी तरीके से मशीनों पर डिपेंड बनाए हैं और पूरी तरीके से सुख सुविधाओं में अपने आप को ढक लेना चाहता है, और इसे प्राप्त करने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकता है। धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, मादक दवाओं पदार्थों का सेवन, कर चोरी, काला बाजारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि जो विशेषताएं हैं दिन प्रतिदिन उभर के आती हैं, जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यदि हम सुखद और समृद्ध भारतवर्ष चाहते हैं तो हमें छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा, और इसके लिए हमें मूल्य की शिक्षा की ज़रूरत होगी। तभी जाकर हम इन चीज़ों को समाज से हटा पाएंगे, डिमोलिश कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 48, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्य बताइए। अब देखिए, राज्य के बहुत सारे कार्य होते हैं, आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहला है विद्यालयों की स्थापना करना। तो जो विद्यालयों की स्थापना है वो एक राज्य का कार्य ही है। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय योजना संबंधी। तो राज्य ऐसी संस्था होती है जो विभिन्न राष्ट्रीय शैक्षिक गतिविधियों द्वारा देश हित में कार्य करता है। समाज और राष्ट्र प्रगति के अनुरूप राष्ट्रीय विभिन्न योजनाओं का निर्माण करता है। संपूर्ण राष्ट्र का सर्वेक्षण करके पूर्व, प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी शिक्षा की योजना और तैयारी जो है करता है कौन? राज्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य के और क्या कार्य हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक। देखो, जो राज्य है वो विभिन्न योजना के माध्यम से बालक के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक विकास का कार्य करता है। इस काम के लिए आवश्यक सामग्री जो है वो विद्यालय में उपलब्ध कराई जाती है, सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि मिड डे मील है, इस तरह की व्यवस्था कौन कराता है? राज्य। नेक्स्ट है फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। ये कराना भी किसका कर्तव्य है? राज्य का। व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था। व्यावसायिक क्या होता है? वोकेशनल एजुकेशन, कि आप बच्चे को किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है फिर विद्यालयों को आर्थिक सहायता देना। एक स्तर तक जो है शिक्षा का संपूर्ण भार राज्य के ऊपर ही निर्भर करता था, और राज्य इन विद्यालयों की समस्त आवश्यकता और योजनाओं के कुशल संचालन के लिए अनुदान रूप में आर्थिक सहायता देने का कार्य करता था। समस्त राज्य जो है वो राजकीय कॉलेज, जैसे कि ट्रेनिंग कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि के संपूर्ण खर्च का जो भार है वो राज्य ही उठाता था। विद्यालयों में निर्धन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देना, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला के आदि निर्माण के लिए आर्थिक व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? राज्य की। ठीक है। और लास्ट है योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना। अब देखिए, शिक्षा की अगर उचित वृद्धि करनी है और विकास, तो योग्य शिक्षकों पर ही, वो किस पर निर्भर करता है? योग्य शिक्षक हो वहाँ पर। एक उत्तम गुणों वाला सुयोग्य शिक्षक ही शिक्षा को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बना सकता है, राष्ट्र हित में सुयोग्य नागरिकों का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए।
देखिए आदर्शवाद के उद्देश्य देख लीजिए। सबसे पहले तो आदर्शवाद जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए बल देता है। तो सबसे ज़्यादा आदर्शवाद आध्यात्मिक शक्ति पर बल देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आत्म अनुभूति का उद्देश्य। आत्म अनुभूति का मतलब होता है अपनी आत्मा का ज्ञान होना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास करना है। फिर है आध्यात्मिक विकास करना। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो आदर्शवाद है सबसे ज़्यादा जोर देता है आध्यात्मिक विकास पर, ठीक है। तो वो चाहता है कि मानव जाति को इस तरह बना दे कि संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता सहित प्रवेश कर सके और आध्यात्मिक जगत की जो है विस्तार हो सके। नेक्स्ट है फिर सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्य को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। पहले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो इन मूल्यों को विकसित करे। जब तक इन मूल्यों को विकसित नहीं कर पाएगा तब तक क्या होगा, उसे आध्यात्मिक जगत की पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। नेक्स्ट है फिर सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास और हस्तांतरण। ये कर्तव्य बनता है हर नागरिक का आदर्शवाद के अनुसार कि वो अपनी संस्कृति की रक्षा करे, उसका विकास करे और उसका स्थानांतरण यानी कि उसको अपनी आने वाली पीढ़ी में भी डेवलप कर दे। नेक्स्ट है मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। तो आदर्शवादी शिक्षा का जो छठा उद्देश्य है वो यही है कि जो मूल प्रवृत्ति है उसका शोधन करके उन्हें सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण के अनुसार विकसित करें और उचित मार्गदर्शन करें। अब देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। ये तो बात हुई आदर्शवाद की। अब प्रकृतिवाद क्या कहता है? उचित सहज क्रियाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। शिक्षा के इस उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए रोस ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि व्यवहारवादी शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य जो है वो संबंध क्रियाओं की स्थापना करना होना चाहिए और वर्तमान जीवन के लिए हेतु उपयुक्त क्रिया और विचार की आदतें, अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध। प्रकृतिवाद का नारा है व्यक्तिगता, क्रिया और स्वतंत्रता। अतः प्रकृतिवाद जो है वो दमन का विरोध करता है। स्वाभाविक विकास के लिए वो चाहता है अनियंत्रित स्वतंत्र वाता। स्वतंत्र मतलब बिल्कुल फ्री छोड़ दो बच्चे को। इसमें लिखा भी है एक स्टेटमेंट कि बालकों को अपने किए का फल भोगने दो। इसके सिद्धांत पर, इस अनुशासन व्यवस्था पर जो है प्रकृतिवाद कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रजातीय एकता की प्राप्ति। कुछ प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि जाति जो संस्कृति और सभ्यता अर्जित करती है उसका वंशानुक्रम द्वारा स्थानांतरण नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो प्रजातीय प्राप्तियों की सुरक्षा करना है और उनके विकास की गति को तीव्र बनाना है। अनुभव प्रधान पाठ्यचर्या पर बल। जो भी अनुभव प्रधान पाठ्यचर्या है, जो भी आपका करिकुलम है, उस पर क्या दिया जाए? बल। नेक्स्ट है फिर जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। डार्विन जीवन के लिए संघर्ष और समर्थ की विजय नामक सिद्धांत में विश्वास करता था। ठीक है, जो डार्विन थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया है इवोल्यूशन में, आपने पढ़ा भी होगा। जो डार्विन है वो जीवन के लिए संघर्ष और समर्थ की विजय नामक सिद्धांत में विश्वास करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का जो विकास है वो जीवन के संघर्षों से ही हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मागांतिकरण और समन्वय। मैकडूगल ने कहा है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो मनुष्य को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना है जो प्रकृति ने उसके सामने रखे हैं, जिनका व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य है। और रोस ने मैकडूगल की शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है सहज प्रवृत्तियों, ऊर्जा शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतिकरण, समन्वय और तालमेल करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। और
इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही इसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला तो ये है कि सरकार को उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों और व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए। सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व किसे देना चाहिए? स्थानीय निगमों को, जो आसपास की लोकेलिटी है, आसपास की लोकेलिटी वाले लोग हैं, उन्हें दे दिया जाए, उन संस्थाओं को दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अनुदान के लिए उदार नियम बनाने चाहिए। विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के साथ साथ विद्यालयों के भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों के लिए भी अनुदान दिया जाए। सहायता अनुदान के नियम प्रांतों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाए। अनुदान में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ठीक है, जाति धर्म को लेकर कोई भेदभाव ना हो। और सहायता अनुदान के नियमों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत कराया जाए। सहायता अनुदान की राशि समय से पहुंचाई जाए। सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों के आंतरिक मामलों में दखल न किया जाए। बिना किसी कारण विद्यालय का सहायता अनुदान ना रोका जाए। तो ये जो सारी बातें थी ये हंटर कमीशन में की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। बौद्ध और वैदिक शिक्षा में क्या समानताएं हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, बौद्ध शिक्षा में जो शिक्षा का उद्देश्य होता था वो था निर्वाण की प्राप्ति करना, ठीक है। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। इसमें शिक्षा की आरंभ जो हुआ करता था बच्चे का, वो होता था 8 साल के बच्चे से। इसमें शिक्षा प्रारंभ की आयु 9 साल थी और शिक्षा का आरंभ संस्कार होता था इसमें भी हुआ करता था। भिक्षाटन यानी शिष्य की दिनचर्या होती थी, ये भिक्षा मांग करके लाना, ताकि स्कूल या गुरुकुल जो है वो अच्छे से चल सके। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, प्राचीन काल में आपने देखा भी होगा, शिक्षा संस्थाओं पर ना तो कोई इतना ज़्यादा स्कॉलरशिप की कोई भी किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो पैसा कहाँ से आता बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। तो जो भिक्षु हुआ करते थे, छात्र को भिक्षु कहा जाता था बौद्ध काल में, तो वो भिक्षा मांग के लाते थे आसपास से, ताकि जो वहाँ का गुरुकुल है उसका गुजारा हो सके। तो कोई जो है गुरु दक्षिणा में कोई गेहूँ दे देता था, कोई अपने घर से, मतलब जिसको किसी ने गाय दान में दे दी, इस तरीके से दिया करते थे लोग, और गुरुकुल का काम चल जाता था, ठीक है। क्योंकि बच्चों से कोई फ़ीस वसूली तो हुआ नहीं करती थी। तो फिर यही है ना कि वहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए कहाँ से आएगा खाने को, जो बच्चे ऑलरेडी गुरुकुल में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध और वैदिक शिक्षा में अब आपको असमानता यानी अंतर बताना है। यहाँ पर जो शिक्षा थी वो समुदाय प्रधान थी, यहाँ पर परिवार प्रधान। कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर थी। यहाँ पर जो जीवन था वो सादगीपूर्ण था। बौद्ध धर्म का जो मकसद था वो प्रचार करना था। ब्राह्मण धर्म का मकसद प्रचार करना नहीं था। उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य रहना होता था। इसमें समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश मिल जाता था, ठीक है। संघ में पुरुष और स्त्री साथ रहते थे बौद्ध काल में। गुरुकुल में ऐसा कुछ नहीं था। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी संस्कृत माध्यम से, इसमें पाली या जनभाषा की शिक्षा होती थी, ठीक है। और जाति पर आधारित व्यवस्था थी यहाँ पर, ये जाति से परे था। गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त था। किसी तरह का गुरुकुल पे किसी का भी कोई अधिकार नियंत्रण नहीं हुआ करता था। जो वहाँ पर रहते थे बस जो गुरुजन थे उन्हीं का नियंत्रण चलता था वहाँ पर। संघ का विद्यालय पर नियंत्रण होता था। वैदिक काल में गुरु का वर्चस्व था और यहाँ पर बौद्ध काल में संघ का वर्चस्व हुआ करता था। क्लियर यहाँ तक सभी को भाई? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि बताइए। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो 3 चीज़ों पर आधारित थी, श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण है कि जो छात्र है वो गुरु की कही गई बातों को सुनता था, उसके बाद जो उसने सुना है मन में उसका चिंतन करता था, मनन करता था और फिर उसे अपने व्यवहार में उतार लेता था। कोई शंका होने पर छात्र उस शंका का समाधान करता था। इस प्रकार जो उसका ज्ञान है वो स्थायी हो जाता था। इसके अतिरिक्त शिक्षण हेतु व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद, शास्त्रार्थ प्रणाली भी अपनाई जाती थी। आगमन, निगमन, उदाहरण विधि,
द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट करते थे। इस प्रकार जो शिक्षक है वो विषय वस्तु स्पष्ट करने के लिए कई शिक्षण विधियाँ प्रयोग में लाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला तो है चरित्र निर्माण पर जोर दिया इन्होंने, और सात्विक जीवन से ही जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का उद्देश्य पूरा हो सकता है, ये बात इन्होंने कही। बौद्धकालीन शिक्षा सामाजिक कुशलता के विकास पर भी जोर देती थी ताकि वह समाज का योग्य नागरिक बन सके। बौद्ध धर्म का काफ़ी विस्तार हुआ, केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये फैला है। ठीक है। और बौद्ध धर्म जो है वो एक उदारवादी आध्यात्मिक धर्म था। अतएव बौद्ध धर्म का जो अंतिम और प्रमुख लक्ष्य था वो था सत्य की खोज करना और निर्वाण की प्राप्ति करना। अब मुस्लिम शिक्षा के केंद्र बताने हैं। मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे बीदर, लाहौर, अजमेर, दिल्ली, जौनपुर, आगरा, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मध्यकालीन शिक्षा को मुस्लिम शिक्षा भी बोलते थे। ठीक है। उसके उद्देश्य क्या थे? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और सांसारिक और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। इन लोगों का मानना ये था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए ही पढ़ना ज़रूरी है। माध्यमिक शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना। प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए योग्य और कुशलतम लोगों की ज़रूरत थी और शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा ही इस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती थी। तो ये पूरी तरीके से इस्लाम धर्म को फैलाना चाहते थे, उसका प्रचार करना चाहते थे और चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म से जुड़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं बताइए। एक तो ये निःशुल्क थी, दूसरा राज्य के संरक्षण में भी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप दी जाती थी। मुस्लिम काल में शिक्षा कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। इसमें जो शिक्षा का माध्यम था वो था अरबी भाषा। तो तीनों को ध्यान रखेंगे। वैदिक काल में संस्कृत भाषा, बौद्ध काल में पाली भाषा और मुस्लिम काल में या मध्य काल में अरबी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। उच्च स्तर पर यहाँ पर फ़ारसी भाषा में भी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को अत्यधिक स्थान दिया गया और शिक्षा व्यक्तिगत और मौखिक थी। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा से क्या अभिप्राय है? अब देखिए, मुस्लिम काल में जो विशिष्ट शिक्षा है, मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का जो क्षेत्र था वो व्यापक नहीं था। शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण की शिक्षा के लिए कम थे। केवल शाही घराने और कुलीन वर्ग, आपने देखा होगा जो पहले बहुत ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते थे, उन्हीं की जो लड़कियां हैं उसको पढ़ाया जाता था बस। वो भी कहाँ पे? घर पे टीचर बुला करके। वो समस्त प्रारंभिक शिक्षा मकतबों में प्राप्त करती थी। मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा की व्यवस्था करते थे। तुर्क अफ़गान काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रावधान किया जाता था। व्यक्तिगत शिक्षा का ही परिणाम था कि भारतीय इतिहास को रजिया, गुलबदन बेगम, जहां आरा, जैबुनिस्सा जैसी विदुषी महिलाएं प्राप्त हो सकी। इसलिए मुस्लिम काल जो था उसमें विशिष्ट शिक्षा की, स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था थी। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम शिक्षा में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे? अब देखिए, मुस्लिम काल में जो टीचर हुआ करता था उसको उस्ताद बोलते थे। क्या बोलते थे? उस्ताद। और जबकि वैदिक काल में बोलते थे गुरु। ठीक है। तो उस्ताद की मेहरबानी के बिना जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। उस काल में भी छात्र शिक्षक का आदर सम्मान करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और गुरु भी जो है अपने शिष्यों के साथ में बेटे जैसा व्यवहार किया करते थे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का अपने गुरुकुल के निकट संबंध होता था, क्योंकि अपने शिल्प में क्षमता प्राप्त करने के लिए गुरु के पास निरंतर रहना ज़रूरी था। हालांकि मुग़ल काल में उत्तरार्ध में गुरु शिष्य संबंधों की आदर्श परंपरा का ह्रास होने लगा, यानी कि कमी आने लगी उसमें, और इसके मध्य पहले के समान स्नेह का संबंध नहीं रह गया। अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा गुरु और शिष्य के बीच में।
जैसे कि पहले पिता और बेटे जैसे व्यवहार हुआ करता था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। अब देखिए, आदर्शवाद जो है वो सबसे ज़्यादा जोर देता है अध्यात्म पर। ठीक है, तो ये ऐसा दर्शन है जो सत्यम, शिवम और सुंदरम पर आधारित है। यह दर्शन व्यक्ति को जीवन की सर्वोत्तम रचना मानता है। इस दर्शन के अनुसार मानव के विचारों का विशेष महत्व है। मनुष्य अपने मानसिक विचार द्वारा प्रकृति को अर्थ प्रदान करता है, अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कार्य को और प्रवृत्तियों से प्रकृति और सामाजिक वातावरण का नियंत्रण रखता है। इन सभी कार्यों को उचित दिशा में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है, किंतु जब शिक्षा अर्जित कर लेता है तो सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। तब वह समाज का एक उत्तम नागरिक बनकर शिक्षा से प्राप्त आदर्शों, अनुभवों को आत्मसात करके एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। अतः शिक्षा मानव को परिष्कृत और सबल बना करके मानवता का पाठ पढ़ाती है और अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख करती है। शिक्षा का अर्थ है मानव को उत्कृष्टता की ओर ले जाना, उसे श्रेष्ठ बनाना दिन प्रतिदिन। क्लियर यहाँ तक सभी को भाई? आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आशा करती हूँ मैं ऐसी आपसे कि आप सभी को एक एक चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल इजी और शानदार तरीके से आपको समझाने का हमेशा से प्रयास किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि जैसा आपने अभी तक अपना साथ हमारे साथ बनाए रखा है, उसी तरीके से आगे भी आप अपना साथ बनाए रखेंगे और चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे। और जिस भी लिंक से आप जुड़े हैं किसी भी सोशल साइट पर, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चे की हेल्प हो सके और हमारे चैनल को भी पूरा सपोर्ट मिल सके और हम आपके लिए इसी तरीके से शानदार और इजी वे में आपको पढ़ा सकें। ठीक है भाई? और बाकी भी हम आपके लिए टीचिंग प्रैक्टिस के लिए वीडियो लाएंगे। सेमेस्टर 1 के लिए भी हमने इंटर्नशिप की एक वीडियो है, आप चाहें तो उसको पूरा देख सकते हैं। जो भी आपके जूनियर हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंटर्नशिप में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। उसमें मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर करना है। ठीक है भाई? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे। बाय बाय। थैंक यू सो मच।